सुप्रभात बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कार्यपत्रक संख्या 47 दिनांक 21 अक्टूबर 2020। हमारी पुनरावृत्ति चल रही है, तो हिंदी के पाठों के साथ साथ आज बारी है काव्य की पुनरावृत्ति की। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जिस प्रकार से सूरदास के पदों की पुनरावृत्ति की, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति करेंगे। इस कार्यपत्रिका से पहले मैंने आपको कुछ पृष्ठों के माध्यम से इसका सार और भावार्थ समझाने का प्रयास किया है। इस कार्यपत्रिका को करने से पहले आपको उसको दोबारा से समझना अनिवार्य होगा, ताकि जब आप इसकी दोहराई करें, इसकी पुनरावृत्ति करें, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएं। तो उनको पढ़ने के पश्चात आपको समझ आ गया होगा कि सभा में शिवजी के धनुष के खंडित हो जाने के पश्चात जब परशुराम भगवान क्रोध करते हैं, तो लक्ष्मण अपने उत्तरों के द्वारा उनके क्रोध अग्नि को और अधिक बढ़ाते हैं। स्वभाव से चंचल लक्ष्मण अपने भाई के प्रति ऐसे वचनों को सुनकर उनको नहीं बर्दाश्त कर पाते और क्रोध में उनका उत्तर देते हैं। तो ऐसी सभा में विश्वामित्र जी और राम के समझाने पर लक्ष्मण शांत होते हैं और अंततः परशुराम जी भी उन दोनों की महानता और उनके वैभव के बारे में जान जाते हैं। तो चलिए इसके प्रश्नों के माध्यम से हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जब हम इस काव्य को दोबारा से पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि इस काव्य को ऐतिहासिक काव्य क्यों कहा जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास की एक अमर काव्य कृति है, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षाएं अपने व्यक्तित्व को समझने में और उसको विकसित करने में मिलती है। वही इस काव्य के माध्यम से मिली है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जो भी पुनरावृत्ति की है, वो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए, हमारी आने वाली परीक्षाओं में मददगार होगी। तो आप इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तर्क माने कारण। आपको याद होगा, जब परशुराम जी क्रोध करके उन्हें पूछ रहे थे, तो लक्ष्मण ने उस धनुष को सामान्य धनुष बताया, अपने बचपन की धनु ही के समान यानी छोटी धनुष के समान बताया, हाथ लगाते ही टूट जाने का भी तर्क दिया। ऐसे ही 4 और 5 तर्क आपको इस उत्तर में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। प्रतिक्रियाएं माने उनमें क्या परिवर्तन हुआ। तो आपको मालूम है, लक्ष्मण जी में वीरता थी, वैभव था और उत्तर देना था, लेकिन उनको क्रोध आता था। तो बहुत सारी जो है आपको इसमें सकारात्मक और 1 या 2 नकारात्मक विशेषताएं लिखनी है। परशुराम जी एक महान गुरु थे, परंतु क्रोध उनकी नाक पर था। तो आपको दोनों के स्वभावों की तुलना करते हुए अलग अलग में उनकी विशेषताएं बतानी है। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का, बातचीत का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगे, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। बच्चों, हम संवाद कर चुके हैं। संवाद में जब 2 पात्र आपस में बातचीत करते हैं, ये हमारी परीक्षाओं में भी आया है 9वीं कक्षा में। तो आपको क्या समझना है, आपको एक को लक्ष्मण समझना है और दूसरे को परशुराम जी। तो आप उनके स्थान पर होते तो क्या उत्तर देते, इसी को समझते हुए आपको संवाद लेखन करना है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव माने अर्थ, आप उससे क्या समझे हो, क्या लेखक क्या कवि आपको उसमें समझाना चाहता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, हंसते हुए लखन मीठी बानी में बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी, कि हे महामुनि, आप बहुत ही ज्ञानी और महान हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कठारा, पुनि पुनि माने बार बार, मोहि मुझे क्या दिखा रहे हो, कुठार फरसा, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यानी आप एक फूक में पहाड़ उठाना चाहते हो। ये दोनों पंक्तियों के माध्यम से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को व्यंग के माध्यम से ये बताया था कि कितने महान हैं, जो एक छोटे बच्चे को और एक युवा को डरा रहे हैं। तो भाव क्या होगा वो आपको स्वयं ही लिखना होगा।
दूसरा, यह कुंभड़ बतिया कोई नाही, यानी यहाँ कुंबड़ी में घूम फोड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये एक उदाहरण आपको मैंने समझाया था। जे तर्जनी, तर्जनी मानी छोटी उंगली, देखकर कोई डर जाएगा। देखाई कुठारू सरासर बाना, कि ये जो आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो डराने के लिए, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि आप बहुत अभिमान के साथ कुछ कुछ कहे जा रहे हो, लेकिन मैं कुछ उत्तर नहीं दे रहा हूँ। इसमें भी आपको भाव समझाना है कि वास्तव में लक्ष्मण जी क्या कहना चाहते हैं। आपको जो इसमें सबसे मनोरंजक और क्रियात्मक गतिविधि दी गई है, आपको इसको करने में बहुत ही आनंद आएगा। गतिविधि क्या है? दूसरे की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, यानी अगले व्यक्ति को जो आपके सामने खड़ा है, हमें उसको अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए और उसकी शारीरिक वेशभूषा इत्यादि को देखकर अपनी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि किसी की भी क्षमताओं को, विशेषताओं को, उसके गुणों को हमें कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना अनुभव लिखना है अथवा कल्पना करके कोई कहानी भी लिखनी है। तो ये तो हम कक्षा में चर्चा करते ही रहते हैं। नवीं कक्षा में हमने बहुत ही विस्तार से इस पर कार्य भी किया है। और अब कार्यपत्रिका के अंत में सबसे महत्वपूर्ण, आपको कोविड के बारे में जो निर्देश दिया गया है, इसको कभी नहीं भूलना है। हम सभी जानते हैं कि कोविड महामारी पर धीरे धीरे नियंत्रण किया जा रहा है, लेकिन यह बीमारी अभी समाप्त नहीं हुई है, इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको कोविड के संदर्भ में ये जो व्यवहार संबंधी संदेश दिया गया है, इसको याद करना है। क्या करना है? मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं और दूसरों से सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। उम्मीद है आज की कार्यपत्रिका आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट, और अब जल्दी जल्दी इसको करना आरंभ कर देते हैं।